नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यहां पे हम लोग आपके साथ एक लेक्चर सीरीज चला रहे हैं जहां पे उत्तर प्रदेश पीसीएस संबंधी पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। 2018 से जर्नी की शुरुआत की गई थी। GS2 के कुछ सवाल पहले ही डिस्कस हो चुके। आज के लेक्चर में उसके आगे के सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारे पेड ग्रुप संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो जहां पे क्वालिटी कंटेंट मिलता है सभी एग्जाम के लिए, तो आप दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे सेक्शन बी के साथ। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के साथ जुड़ी हुई मैक्सिमम वर्ड लिमिट 200 शब्दों की होती है और हर एक क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए मैक्सिमम मार्क्स 12 होते हैं। इसी क्रम में हम अपना आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो सवाल है ये अफगानिस्तान से अमेरिका के सैन्य वापसी के बारे में है और पूछा है कि भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो सैन्य वापसी की बात है ये करीब 2015 से विचार इसके ऊपर चल रहे हैं, विचाराधीन है। फिर उसके बाद जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया तो यहाँ पे इसी मुद्दे पर थोड़ी और प्रोग्रेस हुई। एक डील साइन की गई तालिबान के साथ जिसमें तालिबान को कहा गया कि भाई तालिबान, हम लोग अपनी जो फोर्सेस हैं इसको वापस बुला लेंगे अफ़गानिस्तान से, लेकिन सबसे पहले तो आपको किसी भी टेरर ग्रुप को सपोर्ट करना बंद करना होगा और दूसरी बात, आपको अफ़गानिस्तान की सरकार से बात करनी होगी। देखिए, ये जो प्रावधान था इसीलिए रखा गया था क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि जब वहाँ से अमेरिका की सेना वापस आए तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप देके आए वो अफ़गानिस्तान को, यानी अफ़गानिस्तान को एक लोकतांत्रिक सेटअप देके आए। ये विचार इसी प्रकार चलते रहे। अल्टीमेटली जब जो बाइडेन की सरकार आई तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपनी सेना को वापस बुला लिया। सवाल में आपको बताना है ये जो सेना को वापस बुलाया गया है इंडिया पे उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखिए, प्रभाव पड़ना तो निश्चित है क्योंकि जो करीब 20 साल से सेना तालिबान को दबाने का प्रयास कर रही थी, उसको कंट्रोल कर रही थी, अगर उसकी वापसी हो जाएगी तो तालिबान पूरे ज़ोर से वापस से इमर्ज करेगा। तालिबान इमर्ज करेगा तो आसपास के क्षेत्र जैसे कि पाकिस्तान इससे बहुत खुश होगा और पाकिस्तान खुश हुआ तो वो इंडिया में कई क्षेत्रों में मिलिटेंसी, डिस्टर्बेंस, रेडिकलाइजेशन कॉज कर सकता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वो इसके प्रति ज़्यादा वल्नरेबल है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आपको विस्तार से समझाना होगा। यहाँ पे जो हमारा मुख्य शब्द है वो है कमेंट या फिर हमको टिप्पणी करनी है। शुरुआत आप कैसे करेंगे? पहले आप बताइए कि अफ़गानिस्तान में वर्तमान परिदृश्य किस प्रकार से है, सैनिकों की वापसी के बाद क्या चल रहा है, इस बारे में आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं या भूमिका बना सकते हैं। उसके बाद भारत पे इसके क्या संभावित प्रभाव हो सकते हैं इसका आप संक्षिप्त में यहाँ पे उल्लेख करेंगे। ब्रीफ में आपको ये चीज़ बतानी है। अल्टीमेटली उसके बाद आपको इसी चीज़ के ऊपर काफ़ी विस्तार से बात करनी होगी, अलग अलग फैक्टर्स बताने होंगे कि क्यों भारत पे ये प्रभाव पड़ेंगे और भारत को किन किन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो यूएस की फोर्सेस का इन्वेजन हुआ, जो वो अफ़गानिस्तान में एंटर हुए, इसकी शुरुआत होती है 9/11 से। वर्ष 2001 में जब यूएस के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था तब तालिबान, जो कि अफ़गानिस्तान में पूरे ज़ोर पे था, उसने ओसामा को शरण दी थी। ओसामा उस हमले में इन्वॉल्व था। तो यूएस को ये पता चलते ही यूएस ने तालिबान से कहा कि भाई ओसामा को हमें दे दो। तालिबान ने मना किया। तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे यूएस के, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने ये तय किया कि हम अपनी फोर्सेस अफ़गानिस्तान में भेजेंगे और पूरी तरीके से यहाँ पे जो टेररिज्म है, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो रेडिकलाइजेशन है जो फैलाया जा रहा है तालिबान के द्वारा, उसको हम समाप्त करेंगे। तो ये सफ़र 2001 से अब 2021 में जाके समाप्त हुआ है जब सेना को वापस बुला लिया गया। करीब 20 साल की ये जर्नी रही है और अगर हम इसका आकलन करें, अगर हम एनालिसिस करें तो ये पाते हैं कि ये जर्नी
यूएस के लिए कुछ खास अच्छी नहीं रही, कुछ खास सक्सेसफुल नहीं रही है, क्योंकि इस दौरान यूएस के बहुत सारे जो सैनिक हैं उन्होंने अपनी इस जंग में जान गंवा दी। उसके अलावा जिस उद्देश्य से आप यहाँ पे आए थे, तालिबान को पूरी तरीके से समाप्त करने वाले ऑब्जेक्टिव को भी आप पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि तालिबान आज भी है और इनफैक्ट देखा जा रहा है कि तालिबान धीरे धीरे वापस से रीइमर्ज हो रहा है। और अब फाइनली ट्रंप सरकार के द्वारा तालिबान से ही डील की जा रही है। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि ये जो आपने उद्देश्य यहाँ पे शुरू किया था, इसकी यहाँ पे पूर्ति बिल्कुल नहीं हुई है, आपको इसमें असफलता मिली है, असफलता हासिल हुई है। तो इसी सब के चलते फाइनली जो बाइडेन ने तय किया था कि हम अपनी सेना को वापस बुला लेंगे। अब अगर दोस्तों हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के जो है अफ़गानिस्तान के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। हमने वहाँ पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, बुनियादी ढांचे के डेवलपमेंट में, विकास में अफ़गानिस्तान की मदद की है। जैसे वहाँ की पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, वो भी हमने डेवलप की है। उसके अलावा वहाँ पे एक फ्रेंडशिप डैम है, वो हमने डेवलप किया है। कई सारे हाईवेज़ हैं जो हमने डेवलप किए हैं। तो अब जब तालिबान वहाँ पे आ जाएगा तो ये जो जितना भी विकास भारत द्वारा किया गया है, ये खतरे के घेरे में आ जाता है। पहले क्या था, यूएस की फोर्सेस वहाँ मौजूद थीं, तो जो वहाँ पे भी कट्टरपंथी विचारधाराएं थीं, जो रैडिकल फोर्सेस थीं, उनको दबाया जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि आर्मी वहाँ से वापस चली गई है, तो ये कट्टरपंथी फोर्सेस जो हैं वापस से सशक्त होने लगेंगी। और इनका सशक्त होने का मतलब है कि आतंकवाद वापस से बढ़ जाएगा, और इस बात से पाकिस्तान जो है वो बहुत खुश है। उसके अलावा भारत ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है अफ़गानिस्तान में। भारत ने वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो ऑफिसर्स चाहिए होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी है। उसके अलावा भारत ने वहाँ की आर्मी को सशक्त करने में भी मदद की थी। तो ये जो पूरे निवेश हैं या जो इंटरेस्ट हैं भारत के अफ़गानिस्तान में, अब उन सभी पे खतरा मंडराने लगेगा। अब दोस्तों देखते हैं हम लोगों ने कैसे उत्तर इसका बनाया है। देखिए, अमेरिका और तालिबान के बीच एक समझौता हुआ, हमने बात की थी डील की। उसके मुताबिक ये तय हुआ था कि अमेरिका अपने सैनिकों को अफ़गानिस्तान से वापस बुला लेगा। वहीं पे जो तालिबान है वो किसी भी प्रकार से टेररिज्म को आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन ये जो डील है ये कागज़ पे तो हो गई, पर इसके जो परिणाम हैं वो दक्षिण एशिया को भुगतने पड़ेंगे। इनफैक्ट उससे आगे के क्षेत्रों को भी भुगतने पड़ेंगे। ये एक सुरक्षा के संदर्भ में चिंता का विषय बन चुका है। इस पर इसके जो है परिणाम भारत पर भी दूरगामी होंगे। अगर बात करें तो भारत के हमेशा अच्छे रिलेशन रहे हैं, भले ही अफ़गानिस्तान में हामिद करज़ई की सरकार हो या फिर अशरफ घनी की सरकार हो, भारत के हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंध इनसे रहे हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान और तालिबान के बीच मित्रता देखी गई है। तो इस इतिहास को देखते हुए यह जो फैक्ट है ये भारत में अस्थिरता उत्पन्न करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। इसी वजह से ये हमारे लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। उसके अलावा जब वहाँ पे अमेरिका की फोर्सेस थीं तो वो किसी भी प्रकार की कट्टरपंथी ताकतों पर नियंत्रण रखती थी, परंतु जैसे ही वो वहाँ से वापस चली जाएंगी तो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आतंकवाद फिर से सक्रिय स्थिति में आ सकता है। तालिबान का फिर से उदय होना तय है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सपोर्ट मिल सकता है, जिसकी वजह से भारत में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। पहले जब वहाँ पे फोर्सेस हुआ करती थी, अमेरिका की आर्मी हुआ करती थी, तो एक सही वातावरण तैयार हो गया था भारत और अफ़गानिस्तान के संबंधों को बेहतर होने के लिए। उसी के अंतर्गत हमने देखा भारत ने अफ़गानिस्तान की कई जगह पे मदद की है। लेकिन अब सेना की वापसी के बाद ये सब जो निवेश हमने वहाँ पे किए हैं वो एक खतरे के घेरे में, खतरे के दायरे में आ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रभाव इसका पड़ सकता है कश्मीर पे। कश्मीर में आतंकवादी तत्वों के पुनरुत्थान की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अब तालिबान जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है और पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में अस्थिरता पैदा कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूह वापस सक्रिय हो सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने लिखा है किस प्रकार भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अफ़गानिस्तान में लगातार डेवलपमेंट या विकास के लिए अहम भूमिका निभाई है। अब अगर तालिबान का पुनरुत्थान हुआ, इमरजेंस हुआ, तो ये जो प्रयास रहे हैं भारत के अफ़गानिस्तान का विकास करने की तरफ केंद्रित, वो व्यर्थ हो सकते हैं।
अब ये जो हमने बुनियादी ढांचे की बात की थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात की थी, उसके दो एक एग्जाम्पल दे दिए। अफगानिस्तान की संसद को बनाने में भारत का अहम योगदान था। सलमा बांध परियोजना, या फिर इसको हम लोग फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं, इसमें भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार से आप कंसर्न्स लिख सकते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों, अगर आने वाले समय में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत और अफगानिस्तान के संबंधों पे टिप्पणी कीजिए, तो ये हमने आंसर आपके लिए तैयार करके लिखा है यहाँ पे। देखिए, इसको हम कुछ अलग अलग क्षेत्रों में बांट सकते हैं, कुछ अलग अलग एंगल्स में देख सकते हैं। सबसे पहले हमने सामरिक संबंध के ऊपर बात करनी है, स्ट्रैटेजिक रिलेशन। अब अफगानिस्तान जो है वो भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सेंट्रल एशिया से भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। अगर अफगानिस्तान से हमारे संबंध बेहतर होंगे तो आसानी से हम सेंट्रल एशिया तक पहुंच बना पाएंगे, जिससे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है, कल्चरल एक्सचेंजेस हो सकते हैं। तो इस सब के लिए कनेक्टिविटी ज़रूरी है, और कनेक्टिविटी देने के लिए अफगानिस्तान एक प्रमुख भूमिका निभाता है। अब इसी संदर्भ में हमने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि तापी परियोजना, ये गैस पाइपलाइन से संबंधित परियोजना है। INSTC, ये मल्टी मोडल नेटवर्क की एक परियोजना है, जिसमें अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम सभी क्षेत्रों को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। फिर अशगाबाद समझौता, जो फिर से भारत की कनेक्टिविटी, उसकी प्रेजेंस मजबूत करने में अहम योगदान निभाता है। उसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी है, तो वैसे भी वो इंडिया का नेचुरल अलाय बन जाता है या फिर स्वाभाविक सहयोगी बन जाता है। भारत ने भी इसी क्रम में अफगानिस्तान की काफ़ी मदद की है, जैसे कि वहाँ पे हमने हेलीकॉप्टर्स डिलीवर किए हैं। MI-25 यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं। भाई, कहीं पे भी अगर आप कोई हेलीकॉप्टर या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डिलीवर करते हैं तो आप वहाँ की आर्मी को सशक्त करने में भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से भारत ने वहाँ की आर्मी को भी सशक्त किया है। तो वही आप यहाँ देखेंगे, फोर्सेस जो है उनकी कैपेसिटी को बिल्ड किया है, क्षमता निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। अब क्योंकि भारत से पाकिस्तान होके ही अफगानिस्तान जाया जा सकता है, और पाकिस्तान आमतौर पर भारत के लिए ये रूट बंद कर देता है, इस वजह से एक चाबहार पोर्ट का निर्माण किया गया था ईरान पे। इस बंदरगाह की मदद से हम लोग ईरान से होते हुए अफगानिस्तान तक पहुंच सकते हैं, और फिर अफगानिस्तान से अच्छे संबंध होने की वजह से आगे सेंट्रल एशिया तक भी भारत के लिए रास्ते खुल जाते हैं। फिर कई बार इस प्रकार की स्थिति हुई है, जब संकट का समय था तो भारत ने अफगानिस्तान में गेहूं का निर्यात किया है, जिससे कि वहाँ पे किसी भी प्रकार से खाद्य पदार्थ संबंधी कोई समस्या न आए। भारत ने अफगान के लोक सेवकों को भी प्रशिक्षित किया है, ट्रेनिंग उनको दी है। फिर ये जो दोनों देश हैं ये अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि सार्क में इन्वॉल्व हैं, जो कि एक ग्रुप है, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में इन्वॉल्व हैं। फिर और भी कई जगह पे है जहाँ पे हम लोग सहयोग देखते हैं या कोलैबोरेशन देखते हैं, जैसे कि तापी गैस पाइपलाइन, जिसकी हमने पहले बात की थी। ये सुनिश्चित करता है ऊर्जा सुरक्षा को। उसके अलावा अफगानिस्तान जो है उसमें विशाल खनिज संपदा है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने हाजीगक खदानों के बारे में लिखा है। कई सारी परियोजना ऐसी हैं जहाँ पे भारत ने अफगानिस्तान की मदद की है, जैसे संसद, जैसे कि सलमा बांध, जैसे कि जरांज देलाराम राजमार्ग। दो एग्जाम्पल हमने अपने आंसर में भी लिखे थे, और भी आप ये तीसरा भी चाहे तो लिख सकते हैं। अफगानिस्तान से मेडिकल टूरिस्ट भारत में आते हैं अपना इलाज करवाने, और यहाँ पे भारत उनको बेस्ट पॉसिबल इलाज देता है। साथ ही उनके यहाँ पे आने से भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है। उसके अलावा अगर हम लोग स्पोर्ट्स की बात करें तो भारत अफगानिस्तान को क्रिकेट की ट्रेनिंग साइट्स प्रोवाइड करता है। भारत समय समय पे अफगानिस्तान से आए स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दे रहा है, जिससे वो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। फिर आप इकोनॉमिक रिलेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अफगानिस्तान में जो एक्सपोर्ट आता है वो भारत में ही मेजरली आता है। उसके अलावा भारत अफगानिस्तान में लार्जेस्ट डोनर है। क्षेत्रीय दाता की बात करें तो भारत अफगानिस्तान में सबसे बड़ा क्षेत्रीय दाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप, अगर अफगानिस्तान और भारत के संबंध पे सवाल आए तो इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में। ये चाइना द्वारा
शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है। ये हालांकि उसका पुराना नाम था, अब उसका नाम चेंज करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया गया है। तो इस संदर्भ में आपको भारत और चीन के संबंधों के बारे में विवेचना करनी होगी। क्वेश्चन में आपसे विवेचना करने को कहा गया या फिर डिस्कस करने को कहा गया है। तो इस प्रकार के सवाल में आप शुरुआत कर देंगे OBOR के बारे में मेंशन करने से, जो कि अब BRI हो चुका है, और साथ में आप बता सकते हैं कि इस OBOR का चाइना के लिए क्या महत्व है। उसके बाद आप भारत की दृष्टि से इस OBOR के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि भारत इसको क्यों अपोज कर रहा है, इसका विरोध करने के पीछे भारत के क्या कारण है, इस बारे में आपको उल्लेख करना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो वन बेल्ट वन रोड वाला इनिशिएटिव था, इसको अनाउंस किया गया था वर्ष 2013 में। इसका जो दोस्तों मेजर ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था, वो था रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाना। और इस पहल में करीब 78 देश शामिल हैं, जिससे चाइना अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। इस प्रोजेक्ट के और भी आयाम थे, जैसे कि नए नए रोड और नए बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना। साथ में अगर कोई ऐसे रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनको एक्सपैंड किया जा सकता है, तो उनको भी एक्सपैंड करना। यानी सिर्फ नए इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये केंद्रित नहीं है, जो ऑलरेडी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है उसके एक्सपेंशन पे भी ये केंद्रित है। फिर इसका अब नया नाम रख दिया गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे, इसमें दो अलग अलग चीज़ों का जिक्र किया है। इसी वजह से इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, इसके दो अलग अलग तत्व मौजूद हैं इसमें। एक तो है ये बेल्ट वाला और दूसरा रहेगा रोड वाला। ये बेल्ट वाला क्या है, ये सबसे पहले तो लैंड बेस्ड है, यानी कि ये ज़मीन से होके जाने वाला मार्ग है, जो कि सिल्क रूट को मैप करता है। यानी जो एंशिएंट सिल्क रूट हुआ करता था, ये उसके ऊपर से कनेक्ट करने वाला एक मार्ग बनाने की चाइना की पहल है। इससे चाइना चाह रहा है कि वह सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करते हुए मिडल ईस्ट की तरफ जाए, फिर उससे कनेक्ट करते हुए रशिया की तरफ जाए, और फिर विभिन्न रोड के मार्ग से और रेलवे के नेटवर्क से वो अल्टीमेटली यूरोप तक पहुंचना चाहता है। वहीं पे जो रोड लिखा है, यहाँ पे आप ध्यान रखें, ये रोड नहीं है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है बंदरगाहों की कनेक्टिविटी। यानी जो 21वीं सदी का मैरीटाइम सिल्क रूट है, ये उसके तौर पे उभरेगा। ये चाइना के बंदरगाह को कनेक्ट करेगा साउथ ईस्ट एशिया के बंदरगाह से, फिर ये जाएगा साउथ एशिया तक, फिर उसके बाद ये मिडल ईस्ट से होते हुए अफ्रीका जाएगा और अफ्रीका से जाते हुए अल्टीमेटली यूरोप को कनेक्ट करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे, दोनों ही जो कंपोनेंट्स है वो कनेक्टिविटी को ही मजबूत करने के ऊपर केंद्रित है। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास से चलाया जा रहा है। अब जो दोस्तों हमने ये वाली बात की है लैंड बेस्ड सिल्क रूट, इसके अंतर्गत अलग अलग 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना बनाने की सोच रहा है। और इन्हीं 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर में से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और यही भारत के लिए चिंता का विषय बनता है। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है दोस्तों, ये उरुमकी नाम के स्थान से शुरू होके जाता है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक, ग्वादर बंदरगाह तक। समस्या ये होती है कि भारत के कुछ क्षेत्र से ये पास होता है, जैसे कि गिलगिट बाल्टिस्तान। हालांकि पाकिस्तान इस क्षेत्र को अपना क्षेत्र के तौर पे क्लेम करता है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। तो अगर ऐसा कोई कॉरिडोर भारत के किसी हिस्से से होकर जाएगा, तो वो भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करेगा। भारत की अखंडता है जो वो खतरे में आ सकती है। उसके अलावा इस क्षेत्र में हो सकता है चाइना अपनी मिलिट्री प्लेस कर दे। तो यानी कि एक ऐसी बात समझ लीजिए कि भारत के ही भीतर चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस भी बनी रहेगी, वो भी एक चिंताजनक विषय है इस संदर्भ में। तो अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसका उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो अभी इस समय केंद्रित है पूरी तरीके से वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पे, जिसका मैंने आपको बताया नाम चेंज हो गया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रख दिया गया है। और यह चाइना की नई आर्थिक नीति के तौर पे उभर के सामने आई है। ये बेसिकली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। चाइना चाहता है कि इस प्रोजेक्ट से वह मध्य एशिया, यूरोप और इंडो पैसिफिक
कि जो लिटोरल कंट्रीज़ हैं, जो तटवर्ती देश हैं, उनके साथ संबंध स्थापित कर पाए और कनेक्टिविटी स्थापित कर पाए। इस नीति के अंतर्गत 2 परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें एक तो है लैंड बेस्ड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और एक है सी बेस्ड मैरीटाइम सिल्क रोड, जो कि हमने डिस्कस किया। BRI के 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला वाला है बेल्ट, जो कि रोड के ऊपर फोकस करता है, रेल नेटवर्क्स के ऊपर फोकस करता है, और दूसरा वाला जो रोड है उसका कंपोनेंट है मैरीटाइम सिल्क का रूट, और इसमें समुद्र आधारित यह रूट रहेगा। हालांकि मैंने आपको बताया कि जो पहला वाला कंपोनेंट है उसके अंदर 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं, उसमें से जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यही जो है वो भारत के लिए चीन के साथ संबंधों में एक विवाद का विषय बन गया है। भारत का मानना है कि भाई इसके ज़रिए चीन अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। भारत देखिए हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे के डेवलपमेंट, उसके विकास के पक्ष में ही रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये विकास हो रहा है इसका छुपा हुआ इंटेंशन कुछ और है। चाइना इसके थ्रू भारत पे एक अलग प्रकार का दबाव बनाना चाहता है, वह अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहता है। इसी वजह से भारत जो है इसके नतीजों को लेकर काफ़ी चिंतित है। जो ये OBOR के तहत CPEC है, ये भारत की सीमा के करीब से गुजरता है, जैसे मैंने बताया गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरता है, तो यह भारत के सुरक्षा हितों में एक बाधा बन सकता है। तो अब हमने इसको अलग अलग पॉइंट्स में तोड़ लिया। सबसे पहले सामरिक चिंताएं या फिर स्ट्रैटेजिक कंसर्न, CPEC के बारे में बात कर दी है। जो चीन और पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा है ये गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके से होकर गुजरता है, जो भारत के लिए चिंताएं बढ़ा देता है। उसके अलावा क्योंकि ये इस क्षेत्र से होकर गुजरेगा, इस वजह से कश्मीर का जो मुद्दा है वो लोकप्रिय बन सकता है, वो यहाँ पे इंटरनेशनलाइज हो सकता है, और भारत ये चाहता नहीं है कि कश्मीर का मुद्दा किसी भी प्रकार से इंटरनेशनलाइज हो। उसके अलावा अगर आप देखिए ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इस प्रकार से निकल गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का नाम भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो ये बात कई हद तक लेजिटिमाइज हो जाएगी या वैध बन जाएगी कि ये क्षेत्र पाकिस्तान का है, क्योंकि तभी भारत कुछ कर नहीं रहा और इससे ये आराम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने दे रहा है। इसके लिए चाइना ना कि भारत से बात करके सीधे पाकिस्तान से कर रहा है। तो अगर ये बन गया तो ये श्योर हो जाएगा या काफ़ी हद तक लेजिटिमाइज हो जाएगा कि चाइना और पाकिस्तान की बात के बाद ये पर्टिकुलर कॉरिडोर बना है, और क्योंकि इंडिया कुछ नहीं कह रहा तो ये क्षेत्र पाकिस्तान को ही बिलोंग करता है। फिर उसके बाद अगर ये कॉरिडोर बन गया तो संभावना ये हो सकती कि चाइना यहाँ पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दे, और अगर वहाँ पे चाइना की सैन्य उपस्थिति होगी तो भारत की चिंता का एक कारण बन सकता है। तो यहाँ तक आपने लिखा किस प्रकार से भारत और चाइना के रिलेशन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो सकते हैं। फिर हमको लिखना होगा कि भारत को आखिर करना क्या चाहिए। तो यहाँ पे भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए अन्य ऑल्टरनेट ढूंढने चाहिए, अन्य विकल्प, अन्य वैकल्पिक व्यवस्था पर कार्य करना चाहिए। और हम जानते हैं कि भारत और चाइना का जो द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास रहा है वो काफ़ी चिंताजनक रहा है, वो अविश्वास से भरा हुआ रहा है, और साथ ही जो चाइना है उसके इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो इरादे हैं वो भी काफ़ी अच्छे नहीं हैं। तो इस वजह से भारत की चिंताएं बढ़ती हैं, और इसी कारण भारत जो विरोध कर रहा है वो हमको जायज़ प्रतीत होता है, यानी वो सही लगता है, वो लेजिटिमेट लगता है। यहाँ पे दोस्तों दिखाया हुआ है CPEC किस प्रकार से कश्कर या फिर उरुमकी क्षेत्र से शुरू होके ये इधर गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर से होता हुआ ग्वादर पोर्ट पे जाता है, ग्वादर बंदरगाह पे जाता है। तो ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है ये पाकिस्तान क्लेम करता है कि भाई हमने कब्जा कर रखा है, लेकिन हम सबको मालूम है कि ये भारत का एक अभिन्न अंग है। तो इसी वजह से भारत की जो चिंताएं हैं और भारत का जो विरोध है वो लेजिटिमेट लगता है। अब दोस्तों इस मैप के ज़रिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या यहाँ पे डिस्प्यूटेड बॉर्डर हैं और क्या डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वो हालांकि भारत का एक अभिन्न अंग है, लेकिन चाइना इसको कहता है कि ये साउथ तिब्बत है, और तिब्बत जो है उस पर चाइना का कंट्रोल रहता है। तो वो चाहता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है इस पर भी उसी का कंट्रोल हो जाए। तो ये विवादित क्षेत्र है। उसके अलावा ये जो सीमा है ये विवादित सीमा है।
साथ ही यहाँ पे जो पूरी सीमा है ये विवादित सीमा है। फिर ये जो अक्साई चिन क्षेत्र है ये तो चाइना ही एडमिनिस्टर करता है, हालांकि ये भी भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन चाइना इसको क्लेम करता है कि ये चाइना का है। उसके अलावा ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये भी डिस्प्यूटेड क्षेत्र है, ये भी भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान इस पे अपने कब्जे की दलीलें देता है। उसके अलावा दोस्तों चाइना से समय समय पे हम लोगों ने बॉर्डर एग्रीमेंट्स किए हैं। जैसे 1993 में एक बॉर्डर एग्रीमेंट किया था जिसमें हम लोग शांति मेंटेन करने की बात कर रहे थे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात कर रहे थे। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि जितने भी हमारे सीमा के संबंध पे विवाद होंगे उसको हम शांतिपूर्वक ही निपटाएंगे, पीसफुली रिजॉल्व करेंगे। फिर एक 96 में वापस बॉर्डर एग्रीमेंट किया गया। ये बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए था कि एक दूसरे के प्रति हम लोग ट्रस्ट को बढ़ा सकें, विश्वास को बढ़ा सकें। तो इसका जो मेन उद्देश्य रखा गया था, या इसमें जो मेन चीज़ निकल के सामने आई थी, वो थी कि भाई हम लोग इस प्रकार के मुद्दों के लिए बल का उपयोग नहीं करेंगे और हम लोग साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे और मैत्रीपूर्ण तरीक़ों से कोई भी विवाद होगा उसको निपटाएंगे। फिर 2005 में बाउंड्री के क्वेश्चन से संबंधित सेटलमेंट के लिए एक दूसरा हमने एग्रीमेंट किया। उसके तहत हमने कहा कि भाई हमारे बीच माना सीमा से संबंधित कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ विवाद हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन किसी भी हालत में ये जो विवाद हैं ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित नहीं करेंगे। फिर 2012 में एक और चाइना और इंडिया के बॉर्डर अफेयर्स के ऊपर एग्रीमेंट हुआ और यहाँ पे तय किया गया अगर बॉर्डर पे सिचुएशन बिगड़ती है तो उसको हैंडल करने के लिए हम एक दूसरे को टाइमली इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि अगर समय पे इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी तो मामला बिगड़ने से पहले संभाल लिया जाएगा। फिर एक 2015 में भी बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन नाम का एग्रीमेंट साइन हुआ। इसमें हम लोग डिफेंस के क्षेत्र में एक साथ कोऑपरेट करेंगे। इसका जो मेन एम था वो था इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, प्लस जो भी बॉर्डर से इलीगल ट्रेड हो रही है, जो मान्य नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए, उसको रोकने का हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं आप इनका जिक्र अपने आंसर में कर सकते हैं। ये आपकी मदद करेंगे यह दिखाने के लिए कि भाई चाइना से हमने समय समय पे बॉर्डर एग्रीमेंट किए हैं, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं मुद्दा, जो कहीं ना कहीं विवाद है वो आज भी जीवित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमने प्रयास नहीं किया, हम लगातार समय समय पर प्रयास करते आए हैं। तो ये सभी एग्रीमेंट ये चीज़ दर्शाने में आपकी मदद करेंगे। फिर अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है कि भारत और चीन में अगर संबंध अच्छे होंगे तो उसका क्या लाभ हो सकता है, तो इसके लिए हमने आंसर तैयार करके दिया है आपको। देखिए फिर से अलग अलग हम यहाँ पे आयाम लेंगे। सबसे पहले आर्थिक आयाम की बात करेंगे। अगर हम दोनों में संबंध अच्छे हो जाते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बेहतर हो पाएगी, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण बेहतर हो पाएगा, जिससे कि भारत डोमेस्टिकली ही अलग अलग पार्ट्स बना पाएगा। और अगर उसने खुद अपने डोमेस्टिक मार्केट्स में कुछ पार्ट्स बनाना शुरू कर दिए तो जो इंपोर्ट्स पे हमारी डिपेंडेंस है, जो आयातित पार्ट्स पे निर्भरता है, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट में पैसा जाता है वो भी कम हो जाएगा। और साथ साथ ये जो पहल है ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा भी देगी। उसके अलावा अगर संबंध अच्छे होते हैं, ज़्यादा चाइनीज़ कंपनी भारत में आके अपना यहाँ पे फैक्ट्री लगा सकती हैं और उसमें इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है, तो रोज़गार भी पैदा होगा। इंडिया से जाने वाले आईटी और सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स चाइना में बहुत प्रभावी दिखते हैं। इंडिया ने चाइना के साथ बेसिकली 3 अलग अलग आईटी कॉरिडोर भी स्थापित किए हैं, जिससे कि दोनों देशों के बीच में व्यापारिक सहयोग को प्रोत्साहित किया जा सके। उसके अलावा हमने देखा था कुछ समय पहले अमेरिका और चीन के बीच में व्यापार युद्ध चल रहा था। अगर भारत के चीन के साथ अच्छे संबंध होते हैं तो इसका फ़ायदा भारत को मिल सकता है। उसके अलावा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो अगर चाइना से भारत में आएगा तो इंडिया के स्टार्टअप की भी मदद कर सकता है। फिर अगर हम लोग सामरिक आयाम देखें या फिर स्ट्रैटेजिक डायमेंशन देखें तो अगर चाइना के साथ हमारे संबंध बेहतर होंगे तो पाकिस्तान को काबू करने में चाइना हमारी मदद कर सकता है। हिंद महासागर में समुद्री डकैती से बहुत से देश परेशान हैं, तो उससे निपटने में चाइना और भारत की सेना नौसेना मिलकर कार्य कर सकती हैं।
अब अफगानिस्तान से नाटो बलों की वापसी हो चुकी है, तो ये भी तय है कि तालिबान का इमरजेंस होगा। तालिबान के इमरजेंस को टैकल करने के लिए दोनों ही राष्ट्र एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। इससे चरमपंथ पर रोक लग सकती है। अभी चाइना के साथ ज़्यादातर जो हमारे विवाद होते हैं वो होते हैं बॉर्डर्स पे, सीमा पे। तो अगर हम दोनों के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं तो हम यहाँ से ध्यान हटाकर अपने सोशल सेक्टर की तरफ ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। वहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ, उसके अलावा गरीबी कम करना, इन सब पे हम लोग अपना ध्यान लगा सकते हैं। उसके अलावा बेहतर ट्रैवलिंग हो सकती है दोनों देशों में, जिसकी वजह से टूरिज़्म को बूस्ट मिल सकता है। फिर अगर हम और दूसरे डायमेंशन देखेंगे तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन के मामलों में जो आजकल प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है, संरक्षणवाद चल रहा है, खुले व्यापार के साथ जो शर्तें जोड़ी जा रही हैं, उन सभी मुद्दों में दोनों देश एक दूसरे का समर्थन भी कर सकते हैं। फिर कई सारे संगठन हैं जिसमें हम ऑलरेडी एक साथ हैं, जैसे कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB, जिसमें इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, ब्रिक्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ऋण प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है, उसके अलावा IMF और विश्व बैंक, दोनों देशों ने इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में लोकतंत्र के लिए अपना समर्थन भी दर्शाया है। और शंघाई सहयोग संगठन, भारत इसका एक फुल मेंबर है, भारत इसका एक पूर्ण सदस्य है। लेकिन अगर दोस्तों चाइना और भारत के संबंधित मुद्दों पे आपके एग्ज़ाम में सवाल आता है तो आप इस प्रकार से उसका आंसर कर देते हैं। सबसे पहले तो जो चाइना के प्रोडक्ट हैं, हमको मालूम है वो सस्ते मिलते हैं, तो सस्ते प्रोडक्ट इंडिया में डंप कर देता है। तो ये जो डंपिंग होती है, इसकी वजह से जो इंडिया का लोकल मैन्युफैक्चरर है, जो इंडिया में ही माल बनाता है, उसको बहुत नुकसान होता है। फिर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये भी भारत और चाइना के बीच संबंध को कुछ हद तक चिंताजनक बनाता है। फिर चाइना एक पॉलिसी अपना रहा है जिसके तहत वो भारत को चारों ओर से घेर रहा है। श्रीलंका में उसने कुछ जगह पे इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है। उसके अलावा यहाँ जिबूती है, उसमें उसने अपना एक मिलिट्री बेस बनाया है। पाकिस्तान से वो संबंध बनाना चाह रहा है। तो इस तरीके से ये इंडिया को चारों ओर से आप देखेंगे तो घेरना चाह रहा है। तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी जो चाइना अपना रहा है, ये भारत के लिए चिंताजनक है। हालांकि भारत भी इसके काउंटर में बाकी देशों से अच्छे संबंध बना रहा है, जैसे कि रशिया के साथ भारत के अच्छे संबंध है, जापान के साथ हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं चाइना को उसी प्रकार से घेर रहा है जिस प्रकार से चाइना भारत को घेरने की रणनीति बना रहा है। उसके अलावा एक समस्या दोस्तों ये है कि जो दवाई बनाने में मुख्य सामग्री लगती है, जो API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो 70% तक सिर्फ चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं। तो भारत की इतनी ज़बरदस्त डिपेंडेंस है चाइना पे, और वो भी दवाइयों के मामले में, तो ये फिर चिंताजनक स्थिति पैदा करता है। चाइना ने 2014 से भारत से आने वाले कृषि आयात पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, ये चिंताजनक बात है, और ये दोनों देशों में जो रिलेशन है उसको ख़राब करता है। उसके अलावा जो भारत के सीमा क्षेत्र हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, उसमें लगातार चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है। चाइना अपनी सैन्य पहुंच बढ़ाना चाह रहा है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास जो डोकलाम क्षेत्र है, उसमें चुम्बी घाटी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। वहाँ पे जो चाइना है वो एक नई सड़क का निर्माण कर रहा है, उसके ज़रिए वो अपनी आर्मी वहाँ पे प्लेस कर सकता है, जो इंडिया के लिए चिंताजनक है। ये काफ़ी बार देखा गया है कि चीन के द्वारा लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन किया जाता है। पाकिस्तान जो कि आतंकवाद को प्रायोजित करता है, अगर भारत किसी प्रकार का भी इनिशिएटिव लेता है, उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को रोकने के लिए किसी टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाना अगर भारत चाहता है, तो चाइना उसमें भारत के प्रयासों पर रोक लगाता है। जैसे एग्जाम्पल, भारत ने 1267 प्रस्ताव पास कराने की कोशिश की थी, लेकिन चाइना ने वहाँ पे भी उसको ब्लॉक कर दिया था। फिर जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 पैंडेमिक जो आया था, ऐसा कह रहे थे कि वो बायो टेररिज्म का एक हिस्सा है, यानी जैव आतंकवाद है जो चाइना फैलाना चाह रहा है। वो आर्टिफिशियली मेड वायरस था जो कि चाइना की लैबोरेटरी में क्रिएट किया गया था। और फिर जो साइबर हमले हैं वो भी चाइना से बहुत अधिक देखने को मिलते हैं, और वह न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को चिंता में डालते हैं। तो ये भी एक कंसर्निंग फैक्टर है, एक चिंताजनक मुद्दा है। दोस्तों फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यह धारा 370 से संबंधित क्वेश्चन है।
इसमें कहा गया है जो आर्टिकल 370 से संबंधित चेंजेस हुए हैं उससे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र का डेवलपमेंट किस प्रकार प्रभावित होगा। हालांकि ये तो करंट से संबंधित क्वेश्चन था, तो उस समय इस क्वेश्चन की रेलेवेंस बहुत अधिक थी, लेकिन अब इतनी रेलेवेंस नहीं है। फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि 370 के साथ जुड़े हुए जो भी चेंजेस हैं उसके बाद उस क्षेत्र में किस प्रकार से डेवलपमेंट होने की संभावना है। देखिए, आप अपना उत्तर यहाँ शुरू कर सकते हैं 370 के रिमूवल के बारे में लिख के कि उसको हटा दिया गया, और उसके तुरंत जो तत्कालीन प्रभाव हैं वो क्या पड़े हैं उसमें आपको ये जिक्र भी करना पड़ेगा, जैसे कि 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं। फिर आप ये बताइए कि इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या रहा होगा सरकार का, और फाइनली जो कि सवाल में पूछा गया है कि उस क्षेत्र के विकास को ये किस प्रकार से प्रभावित करेगा। दोस्तों, ये जो आर्टिकल 370 से संबंधित कहानी है ये शुरू होती है 1947 से, जब एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया। उसके तहत कहा गया कि जम्मू और कश्मीर को कुछ स्पेशल प्रावधान दिए जाएंगे। तो इसी को देने के लिए 1949 में फिर संविधान में एक अनुच्छेद 370 इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन हाँ ये भी साथ साथ लिखा गया था कि ये एक टेम्पररी है, ये परमानेंट प्रोविज़न नहीं है। और इसके रिमूवल के लिए लिखा गया था अगर चाहे तो प्रेसिडेंट एक पब्लिक ऑर्डर निकाल सकते हैं। उस पब्लिक ऑर्डर के तहत ये कह सकते हैं कि आज से 370 मान्य नहीं है, वो रिमूव हो चुका है। लेकिन इस पब्लिक ऑर्डर का यहाँ तक जाने के लिए वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको इस चीज़ को पास करना ज़रूरी था, पर कुछ आंतरिक मुद्दों के चलते हुए यह हो नहीं पाया और करीब 65 साल तक ये स्पेशल जो प्रोविज़न है वो चलता चला आ रहा था जम्मू कश्मीर से संबंधित। फिर फाइनली जब 370 को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर में कई अलग अलग प्रकार के चेंजेस आए। इस क्षेत्र को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया। ये ऊपर वाला लद्दाख रहा और नीचे वाला जो क्षेत्र था वो जम्मू कश्मीर हो गया। इस क्षेत्र की दिल्ली और पौंडीचेरी जैसी अपनी खुद की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, यहाँ पे वो नहीं था। अब ये तो थे जोग्राफिकल चेंजेस यानी भूगोलिक चेंजेस, लेकिन इसके अलावा और भी कई अलग अलग प्रकार के चेंजेस आए और कई सारे चेंजेस की संभावना फ्यूचर में ओपन हो गई। देखिए, सबसे पहले तो जो जम्मू कश्मीर अभी तक एक बंद बक्से जैसा था वो अब मेन स्ट्रीम इंडिया से जुड़ पाएगा। इसी के साथ जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स थी जो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाती थी या फिर होती थी तो बहुत चुनौतियों का सामना करने के बाद हो पाती थी, अब वो डायरेक्टली जम्मू कश्मीर में लागू हो पाएंगी, जिससे वहाँ के जो भी नागरिक हैं उनको उसके लाभ मिल पाएंगे। पहले होता ये था अगर ऐसा कोई भी लॉ बनेगा या कोई स्कीम आएगी तो वहाँ का जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, जो विधानसभा है, उसको ये पर्टिकुलर लॉ पास करना होगा, उसके बाद ही ये वहाँ के नागरिकों पर, वहाँ के सिटीजन्स पर लागू हो पाएगा। लेकिन क्योंकि अब उसकी परिस्थिति बदल दी गई है तो वेलफेयर स्कीम डायरेक्टली उन पर लागू हो पाएंगी। अब क्योंकि ये क्षेत्र डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन के, तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी बेहतर हो पाएगी, यहाँ पे टाइमली एक्शंस हो सकते हैं, यहाँ पे सूचना का प्रसार बेहतर हो सकता है। उसके अलावा जो यहाँ पे लोकल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि जो पंचायत है यहाँ की, उनको भी सशक्त करने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। उससे वहाँ के लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा राजनीति में, क्योंकि वहाँ की पुलिस जो है अब डायरेक्टली आंसरेबल है यूनियन गवर्नमेंट को, तो माना जा रहा है वहाँ पे वायलेंस यानी हिंसा भी कम हो सकती है और करप्शन भी कम हो सकता है। अब क्योंकि ये क्षेत्र सभी लोगों के लिए ओपन हो चुका है तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ एस्टैब्लिश हो सकती हैं, यहाँ पे निवेश आएगा, और अगर कोई भी इस प्रकार की नई ऑर्गेनाइजेशन, नई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होगी तो काम करने के लिए उनको स्टाफ चाहिए, वर्कर्स चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट या जो रोज़गार का सिनेरियो है वो भी बेहतर हो सकता है। सेंटर के डायरेक्ट कंट्रोल में होने की वजह से यहाँ का जो प्रशासन है उसमें भी सुधार आएगा। उसके अलावा जो शिक्षा संबंधी आयाम हैं वो भी मजबूत होंगे। यहाँ पे IIT, IIM जैसे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट ओपन हो पाएंगे। उच्च शिक्षा को हम लोग बेहतर कर पाएंगे, जिससे कि बेहतर स्किल का डेवलपमेंट होगा, जिससे कि फिर से जॉब लेने में किसी भी यूथ को जो कश्मीर से या फिर लद्दाख से बिलोंग करता हो आसानी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी तिजोरी खोल देता है जम्मू कश्मीर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की,
और उस क्षेत्र के विकास को पुष्ट करता है। अब दोस्तों एक बार देख लेते हैं हमने उत्तर किस प्रकार बनाया है। 2019 में एक अधिनियम आया जिससे जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। एक था जम्मू कश्मीर जिसमें विधायिका थी, एक था लद्दाख जिसमें विधायिका नहीं थी। अब ये जो व्यवस्था बदली है, इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो नई दिल्ली के डायरेक्ट कंट्रोल में ये आ चुका है, तो वहाँ का स्थानीय प्रशासन बेहतर होगा, उस पर नियंत्रण बेहतर तरीके से रख सकता है केंद्र, और अल्टीमेटली कानून और उससे संबंधित जो व्यवस्था है वो भी बेहतर हो पाएगी, हिंसा कम होगी। अब कश्मीर के मुद्दे पे भारत उसको अपने आंतरिक मामले की तरह देख सकता है, उस प्रकार वहाँ पे कदम उठा सकता है। वहाँ के निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करना होगा, तो उसके लिए सरकार योजना बनाने का कार्य कर रही है। अब तो बना चुकी है, उस समय वो कार्य कर रही थी, तो आपको इस तरीके से लिखना था। अब आपको इम्पैक्ट लिखने हैं कि या फिर आपको प्रभाव लिखने हैं कि 370 के हटने के बाद क्या क्या उसके विकास में प्रभाव आ सकते हैं। सबसे पहले सुरक्षा। देखिए, जो हेट क्राइम होते हैं, यानी जो घृणा में किए हुए अपराध होते हैं, जो एक समुदाय दूसरे समुदाय के अगेंस्ट करता है, उस पर तेज़ी से कार्रवाई की जा सकेगी, क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाई जा सकेगी। नेशनल इंटेलिजेंस के साथ अब इस क्षेत्र को एकीकृत किया जा सकेगा, जिसकी वजह से आतंकवादियों पर बेहतर ट्रैक रखने में मदद मिल सकती है। ये जो है, ये क्षेत्र के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में रोल निभा सकता है या फिर दीर्घकालिक विकास में रोल निभा सकता है। क्योंकि अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसीलिए जो पुलिस है वो सीधे केंद्र को जवाबदेह होगी। इससे तेज़ और प्रभावी तरीके से हिंसा से निपटा जा सकता है और क्षेत्र का विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी पे इतना ध्यान दे रहे हैं, सुरक्षा पे इतना ध्यान दे रहे हैं, तो क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियों में भी वृद्धि हो सकती है, जिससे कि वहाँ पे पैसा आएगा और उसका आगे भी विकास हो सकता है। कई सारे रिपोर्ट्स के अनुसार जो जम्मू कश्मीर है, उसमें मंथली एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट यानी मासिक तौर पे जो औसत बेरोजगारी है, वो दर उच्चतम रही है सभी राज्यों के कंपैरिजन में। तो अब क्योंकि यहाँ पे और निवेश और इन्वेस्टमेंट आ पाएंगे, अलग अलग इंडस्ट्रीज लग पाएंगी, तो जॉब के नए अवसर खुल जाएंगे। इस क्षेत्र का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बेहतर हो सकता है। इसकी वजह से इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर आर्थिक विकास तेज़ी से होगा। फिर शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? देखिए, यहाँ पे नए संस्थान खुल सकते हैं, उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए IITs, IIM खुल सकते हैं। देश भर से अलग अलग विशेषज्ञ, शिक्षक, प्रोफेसर अब यहाँ आके अपना ज्ञान साझा कर सकते हैं। एक बार जब क्वालिटी एजुकेशन पे हम लोग फोकस कर देते हैं, तो उस क्षेत्र का विकास अपने आप तेज़ी से होने लगता है। उस क्षेत्र में स्किल्स आ जाती है लोगों में, जिसकी वजह से जॉब लेना उनके लिए आसान हो जाता है। फिर अगर दोस्तों प्रशासनिक प्रभाव की बात करें, तो अब क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो चुका है, इसीलिए सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहेगा और इसी कारणवश बेहतर प्रशासन हो पाएगा वहाँ पे। और अब जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो वहाँ पे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। हर एक व्यक्ति को जो भी उस स्कीम में कवर होता है उसको उसके बेनिफिट्स मिल पाएंगे। पहले वो नहीं हो पाता था, क्योंकि वहाँ का जो विधानसभा है उसको भी उस चीज़ को पास करना पड़ता था। पर अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स बनाएगी वो सीधे इस क्षेत्र में लागू हो सकती है, सबको बेनिफिट दे सकती है और क्षेत्र के समग्र विकास में अपना योगदान दे सकती है। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नीति आयोग के बारे में पूछा गया है कि भाई नीति आयोग के गठन के क्या कारण है, उद्देश्य क्या है और कार्य का उल्लेख करना है। अब ये भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, इसका भी अभी जो रेलेवेंस है वो काफ़ी कम है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो आप किस प्रकार से उसका उत्तर देंगे। देखिए, यहाँ पे जो कीवर्ड है उसको डिस्कस या विवरण देना है आपको। आंसर की शुरुआत आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड दीजिए कि नीति आयोग का गठन क्यों किया गया, उसकी स्थापना क्यों हुई। फिर एक बार ये लिख दें तो आप उसके साथ जुड़े हुए उद्देश्यों का वर्णन कर सकते हैं। फाइनली आप उसके फंक्शंस लिखिए कि क्या क्या कार्य हैं नीति आयोग के, और उसकी कॉम्पोजिशन या उससे संबंधित और कई आयाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हमने इसका उत्तर कैसे लिखा है। सबसे पहले हमने वर्ष की चर्चा की है जब नीति आयोग का गठन हुआ, यानी नीति आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2015 में, और ये एक थिंक टैंक के रूप में स्थापित किया गया था। 1950 में बने योजना आयोग को इसने रिप्लेस कर लिया था। इसका मेन एम ये था कि भाई जो भारत के लोग हैं उनकी ज़रूरतों को समझें और उनकी आकांक्षाओं को
बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। उसके अलावा ये राज्यों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। इसकी वजह से ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट को बनाए रखता है। ये कहता है कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये एक ऐसे माध्यम की तरह कार्य करता है जो सभी राज्यों को एक साथ लेके आता है। वो वहाँ पे अपने मुद्दों को डिस्कस कर सकते हैं और अल्टीमेटली यह एक सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से आपने इसका इंट्रोडक्शन लिखा, यहाँ पे लिखा क्यों इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी, कैसे की गई थी और इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या थे। फिर हम इसके फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि ये किस प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या फिर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। तो पहला फंक्शन उसी से संबंधित होगा कि राज्यों को राष्ट्रीय नीति निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने में ये मदद करता है। कहता है कि भाई राज्य सब मिल के आओ और राष्ट्रीय नीति जो फॉर्मुलेट होगी उसमें सब अपने अपने आइडियाज़ दीजिए। राज्य सरकारों के बीच कोऑपरेशन बढ़ाता है, सद्भाव बढ़ाता है। राष्ट्रहित में आर्थिक नीति की स्थापना के लिए भी कार्य करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखें। और ये अलग अलग विजन क्रिएट करता है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, और उस अनुसार विकास की प्राथमिकताओं को अपने अलग अलग विजन में लगाता है और फिर उसको हासिल करने के लिए अलग अलग रणनीति बनाता है, एक दृष्टिकोण विकसित करता है। क्योंकि ये सभी राज्यों को एक साथ एक फोरम पे लेके आता है, एक मंच पे लेके आता है, इसीलिए ये राज्य सरकारों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। उसके अलावा राज्यों को उनके द्वारा फेस की जा रही चुनौतियों का समाधान करने में मदद करता है, उनकी ताकत को विकसित करने में मदद करता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग विभागों में अगर कोई मुद्दा छिड़ जाता है या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई वाद विवाद हो जाता है तो यह एक फोरम, एक मंच की तरह कार्य करता है इन मुद्दों को सुलझाने के लिए और एक साथ कार्य करने के लिए। उसके अलावा जो प्रोग्राम है, जो पॉलिसीज़ है, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे भी ये कार्य करता है। नीतियों का क्या इम्पैक्ट होगा इस बात का भी ये मूल्यांकन करता है। तो ये इसके हमने फंक्शंस लिख दिए। फिर यहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित ही एक चीज़ हमने बता दी कि कॉम्पोजिशन क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। उसमें उपाध्यक्ष कौन रहेंगे? राजीव कुमार। उसके अलावा इसमें कुछ पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिनके नाम हमने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे या फिर पदेन सदस्य रहेंगे, जैसे कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमन और कृषि मंत्री। तो ये आपने करंट से संबंधित डेटा यहाँ रख दिया। ये आपका अगर अब क्वेश्चन आता है तो अब रीसेंट आप डेटा इसमें डालिएगा। फिर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि नीति आयोग के क्या लाभ हैं या क्या एडवांटेजेस हैं, तो उसके लिए हमने इस प्रकार से उत्तर बनाया है। देखिए, नीति आयोग यह सुनिश्चित करता है कि बेहतर जवाबदेही हो सके अलग अलग मंत्रालयों की। और ये होता कैसे? एक डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस इसके अंदर एस्टैब्लिश किया गया है जो कि इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगहों से गैदर करता है और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर ये सवाल उठा सकता है जिससे जो भी मंत्रालय है उनकी जवाबदेही बेहतर हो सकती है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को तो बढ़ाता ही है, साथ में ये प्रतिस्पर्धी संघवाद को भी बढ़ाता है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, सहकारी संघवाद को भी बढ़ाता है और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ाता है। अब पॉइंट है ये ऐसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को कैसे बढ़ाएगा। देखिए, ये अलग अलग रिपोर्ट्स निकालता है, जैसे हेल्दी स्टेट्स, प्रोग्रेसिव इंडिया, और ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये अलग अलग स्टेट्स को उनके द्वारा की गई परफॉर्मेंस के अनुसार रैंक देती हैं। तो हर स्टेट कोशिश करता है कि उसको बेहतर रैंक मिल पाए और वह दूसरे स्टेट से कम्पीट करता है। तो इस प्रकार के कॉम्पिटिशन में दोनों ही स्टेट्स का विकास होता है, दोनों ही स्टेट अलग अलग आयाम पे बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से पूरे देश का विकास होता है और एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भावना आ जाती है। फिर ये सभी स्टेट्स को एक ही मंच पे लाके एक दूसरे से अपने आइडियाज़ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रकार से सहकारी संघवाद को भी बढ़ाता है। साथ ही एक मंच के रूप में कार्य करता है जहाँ पे नए नए विचार हमको मिल सकते हैं। ऐसे मंच पे व्यापार संबंधित, शिक्षा संबंधित, नागरिक समाज से संबंधित या अलग अलग विदेशी विशेषज्ञ सभी लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। अपना ज्ञान, अपने विचार यहाँ पे वे साझा करते हैं, जिसकी वजह से हमको नवीन विचार मिलते हैं और उसको फिर हम आगे देश के विकास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी मदद से जो शासन है उसको नागरिक केंद्रित बनाया जा सकता है। साथ ही एक चर्चा का मंच है। यहाँ पे विभिन्न उद्योग, राज्य
उनके द्वारा जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में बताते हैं और सब लोग मिलके उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो यानी इस प्रकार के एक चर्चा के मंच के रूप में ये कार्य करता है। अब नीति आयोग ने कुछ अलग अलग यहाँ पे इनिशिएटिव्स, कुछ अलग अलग पहल इंट्रोड्यूस की हैं, जैसे कि इसने एक 15 साल का विजन स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस किया है, एक 7 साल का मिड टर्म गोल इंट्रोड्यूस किया है। तो ये इतने लंबे समय का जो आपने स्टेटमेंट या फिर जो गोल्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो आपको एक मौका देता है बार बार आंकलन करने का, मूल्यांकन करने का कि क्या चीज़ सही चल रही है, क्या चीज़ गलत चल रही है। और एक बार आपको ये समझ में आए तो उस अकॉर्डिंग आप चीज़ें संशोधित कर सकते हैं। जो प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी वो सिर्फ 5 ईयर प्लान बनाया करती थी, लेकिन ये बड़े प्लान बनाने के साथ संशोधन करने का भी एक जरिया प्रदान करता है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। यहाँ पे हमको गरीबी और भुखमरी के बारे में बताना है उनसे संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं। तो कोई मुख्य शब्द इसमें है नहीं। आपको करना क्या है, आपको पहले बताना है अपने इंट्रोडक्शन में ये भूमिका बनाते हुए कि गरीबी और भुखमरी दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। और कैसे आप बताएंगे, कुछ डेटा का प्रयोग करें। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में डेटा का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप फैक्टर्स की बात करें कि क्या क्या फैक्टर हैं जो पॉवर्टी और हंगर दोनों को अफेक्ट करते हैं। और फिर आप आगे लिख सकते हैं क्या क्या कॉजेज़, क्या क्या कारण हैं संभावित जो पॉवर्टी या फिर हंगर कॉज करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग गरीबी से संबंधित कुछ मुद्दों की बात करें तो कुछ एक चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले तो गरीबी मतलब इनकम में कमी होती है। उसके अलावा इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं परसिस्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है, तभी गरीबी इतनी ज़्यादा ग्राउंड्स को कैच किए हुए है। फिर गरीबी के परिणाम के रूप में आपको हंगर यानी भुखमरी देखने को मिलती है। बच्चों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता, मैल न्यूट्रिशन रहता है। हंगर के साथ साथ आप यहाँ पे हिडन हंगर भी लिख सकते हैं कि भाई आपको ऊपर से तो शरीर दिख रहा है स्वस्थ, लेकिन अंदर से जो ज़रूरी तत्व हैं शरीर के विकास के लिए उनमें कमी है। फिर गरीबी के चलते अच्छी हेल्थ नहीं मिल पाती बच्चों को, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती। अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी तो आपको अच्छी स्किल्स नहीं मिल पाएंगी। अच्छी स्किल्स नहीं मिलेंगी तो सीधी सी बात है आपको बेहतर जॉब नहीं मिलेगी। बेहतर जॉब नहीं मिलेगी तो आपकी इनकम अच्छी नहीं होगी, और इनकम अच्छी नहीं होगी तो वापस घूम के आप गरीबी की साइकिल में आप फंसेंगे। उसके अलावा गरीबी की वजह से देखा जाता है कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग फैक्टर्स को गरीबी से एसोसिएट कर सकते हैं। उसके अलावा करप्शन जो देश में व्याप्त है, जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से गरीबी होती है। लोगों तक स्कीम का पूरा फ़ायदा नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से उनका एलिवेशन, उनका उत्थान नहीं हो पाता। उसके अलावा भी सरकार की कुछ नीतियां हैं जिससे भी गरीबी को घटाने में मदद ज़्यादा नहीं मिल पाती। गरीबी से हंगर आपको बेसिकली देखने को मिलता है। उसके अलावा जैसे हमने बात की, मैल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो इन सभी पॉइंट्स को अभी हम लोग एक साथ गरीबी की कॉन्सिक्वेंस या फिर उसके परिणामों में लिख सकते हैं। अगर दोस्तों हम लोग कारण की बात करें, गरीबी किस वजह से बढ़ती जाती है, सबसे पहले तो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, और उसके अलावा जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उसका बेहतर तरीके से प्रबंधन किया नहीं जा रहा, इसके कारण गरीबी बढ़ जाती है। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर है जिस पे हमारा देश आज भी बहुत हद तक निर्भर करता है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उसकी जो उत्पादकता है वो कम है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। अगर देश में आर्थिक विकास हो भी रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो इनइक्वालिटी को बढ़ा रहा है, असमानता को बढ़ा रहा है, जिसके कारण भी पॉवर्टी आती है। देश में जो है बेरोज़गारी बहुत है। उसके अलावा साथ में इन्फ्लेशन बहुत है। अब एक तो आदमी कुछ कमा नहीं रहा, उसके अलावा चीज़ें महंगी होती जा रही है, तो वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा। तो यह भी एक कारक बनता है गरीबी का। उसके अलावा बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पाती, गरीबी के कारण ही स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती, और उसी के कारण व्यक्ति बेरोज़गार रह जाता है, और फिर इन्फ्लेशन में उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता कुछ भी चीज़ खरीदने का, तो इस वजह से फिर से गरीबी की जो साइकिल है उसमें वो फंस जाता है। तो इस प्रकार से सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। आप इस प्रकार इंटरलिंक करके लिखें तो आंसर बेहतर बन पाएगा। फिर गरीबी के कारण ही बेसिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती, या फिर मैं कहूँ अगर आदमी के पास कम पैसा है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, बुनियादी ढांचे का अभाव है, तो बेसिक फैसिलिटी उसको सही से नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से फिर उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो बीमार रहेगा,
अब आप सोचिए, अगर मुझे बुखार है तो क्या मैं उतना अच्छे से काम कर पाऊंगा जितना मैं एक हेल्दी बॉडी के साथ कर पाऊंगा? तो ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जो मैं नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी कम होगी। प्रोडक्टिविटी कम होगी तो मेरा काम करने की जो क्षमता है वो कम होगी और मुझे कम रुपया मिलेगा। तो वापस क्या होगा, मैं गरीबी की साइकिल में फंस जाऊंगा। और फिर से अब अगर वापस कोई बीमार होता है तो उसके लिए वो बेसिक फैसिलिटी मुहैया कराने के मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं बचेंगे। अब दोस्तों, अगर हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो गरीबी के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले, गरीबी के कारण आपको प्रॉपर स्किल्स नहीं मिल सकती। उसकी वजह से आपकी, जो हमने बात की, प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। उसकी वजह से आपकी जॉब भी जा सकती है। साथ में गरीबी के चलते आपकी अगर तबीयत ख़राब होती है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल पाएगा, जिससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी जाएगी और आपकी नौकरी भी जाएगी। इसी के कारण अब सरकार का जो सब्सिडी का बर्डन है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि देश में गरीबी बढ़ेगी। फिर इन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है तो ये डिमांड को भी कम करेंगे। अब क्योंकि जॉब चली गई तो वे व्यक्ति वापस और ज़्यादा गरीब होगा, उसके पास पर्याप्त धन नहीं होगा, तो अपने बच्चों को वो प्रॉपर एजुकेशन दे नहीं पाएगा। उनकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जो उनका दिमाग है, वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास खाने के लिए ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं है जिससे कि प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाए। स्टंटिंग और वेस्टिंग देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से फिर से उसमें स्किल्स अच्छे से डेवलप नहीं होंगी और फिर प्रोडक्टिविटी कम होगी और वापस ये एक साइकिल के रूप में चालू हो जाएगा। फिर जो व्यक्ति जॉब से निकाल दिया गया है वो हेल्दी नहीं है, तो अगर वो हेल्दी होके कार्य करता तो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता, लेकिन अब वो नहीं कर पाएगा। तो हमारे जो देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम सही से उपयोग नहीं कर पाएंगे। और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वही सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होती है एक देश की। अगर कोई देश उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा तो ये उसके लिए दुर्भाग्य की बात होगी। तो ये सब कुछ जो शुरू होता है वो कहाँ से होता है, वो गरीबी से होता है। इस प्रकार से आप गरीबी को अनेकों आयाम से जोड़ सकते हैं। प्रयास करें कि आपका जो उत्तर हो इसी प्रकार से अनेकों आयाम से भरा हुआ हो। तो देखते हैं हम लोगों ने दोस्तों उत्तर कैसे लिखा है। सबसे पहले बताया कि गरीबी और भुखमरी जो हैं वो दो बड़े खतरे हैं मानवता के लिए। केवल गरीबी जो है उसमें ये नहीं कि सिर्फ मेरे पास पैसा नहीं या फिर संसाधन की कमी है, बल्कि अगर कुपोषण से कोई व्यक्ति ग्रस्त है, स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव है, या स्वास्थ्य शिक्षा की मौजूदगी के बाद भी वो इनका लाभ नहीं ले पा रहा है, समाज में भेदभाव है, निर्णय लेने में किसी व्यक्ति की असमर्थता है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं गरीबी को ही प्रकट करते हैं। गरीबी के प्रमुख परिणामों में से एक भुखमरी भी है। भाई पैसा ही नहीं होगा तो खाना कैसे खाएंगे। तो ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट यहाँ पे हमने लिखी है। उसके अनुसार 2021 वर्ष में 20 मिलियन लोग खाद्य असुरक्षा के चरम स्तर पर रहे हैं और इस प्रकार करीब 55 अलग अलग देशों में कुल 155 मिलियन लोग इससे पीड़ित हैं। तो ये आपने डेटा का इस्तेमाल करके स्थिति की गंभीरता को भी दर्शा दिया। फिर आप अलग अलग चीज़ें लिख सकते हैं। सबसे पहले कुपोषण, जो कि गरीबी का ही एक परिणाम है, उसमें भारत जो है वो काफ़ी दयनीय स्थिति में आता है। खाद्य सुरक्षा यहाँ पे एक गंभीर समस्या है। यहाँ तो इनफैक्ट बाल कुपोषण की भी समस्या मौजूद है, जो कि देश के विकास में बाधक बनती है। फिर करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है, वो गरीबी को बढ़ाने में एक कारण के तरीके से उभर के आता है। जवाबदेही की कमी या फिर सत्ता के केंद्रीकरण से यह होता है। भ्रष्टाचार से फिर गरीबी बढ़ती है। शिक्षा तक पहुंच सीमित हो जाती है, जिसकी वजह से आगे जॉब नहीं मिलेगी और फिर से आप गरीबी के साइकिल में पड़ जाओगे। सरकारी नीतियां जो हैं उसमें भी कई जगह पे कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से एक असमानता पैदा होती है अमीर और गरीब में। अमीर व्यक्ति और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। वो जो गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो कि देश के लिए चिंताजनक परिस्थिति उत्पन्न करता है। फिर कुछ रीजंस लिखे हैं हमने पॉवर्टी और हंगर जिसकी वजह से होते हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत ज़्यादा है और कृषि में उत्पादकता कम है। अब ये जो ज़्यादा पॉपुलेशन है उसके बाद भी हम लोग संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे। आर्थिक विकास जो है वो अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएटेड है, जिसकी वजह से असमानताएं होती हैं। इन्फ्लेशन ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत अधिक हो गई है देश में, बुनियादी ढांचे का भी अभाव है। अगर कोई किसी क्षेत्र में जाना भी चाहे हेल्थ संबंधी समस्याओं को लेके या एजुकेशन
की मंशा से, तो वहाँ पे बुनियादी ढांचे का ही अभाव देखा गया है। शिक्षा प्रणाली में कमियां हैं जिसका सुधार करना बहुत आवश्यक है। फिर सामाजिक और धार्मिक कारक भी हैं। समाज में गरीब को एक अलग नज़र से देखा जाता है, उसको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। कुछ फंडामेंटल फैसिलिटीज़ जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, स्वच्छता, हाइजीन, इन सब का अभाव है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गरीबी बढ़ जाती है। फिर दोस्तों हमने एक फ्लो चार्ट आपके लिए बनाया है। अगर आपके इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसा फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। फ़ायदा इसका ये होता है कि कम शब्दों में हम लोग यहाँ पे ज़्यादा बात अपनी कर सकते हैं। तो देखिए कॉजेज़ जो पॉवर्टी के हैं, यानी क्या कारण है, मैंने इसको 4 हिस्सों में बांट लिया है। आर्थिक, सामाजिक, शासन संबंधी और अन्य। आर्थिक में बेरोजगारी हो सकती है, असमानता बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, कौशल की कमी है व्यक्ति में, और वित्त की भी कमी है, जिसकी वजह से बुनियादी ढांचे का अभाव हो जाता है। फिर सामाजिक की बात करूं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, शिक्षा संबंधी है और समाज संबंधी है, समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर उसके बाद शासन संबंधी बात करें तो सर्विस की डिलीवरी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, सेवा के वितरण की समस्या है, और इतने कठोर नियम हैं कि कई बार कई गरीब उसके नीचे कुचल जाते हैं। फिर अन्य समस्याओं की हम लोग बात करें तो देश में डिजिटल डिवाइड है। जहाँ पे हम लोग डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम चला रहे हैं, वहीं पे देश में मौजूद डिजिटल डिवाइड देश के विकास में बाधा बन रहा है। फिर वित्तीय समावेशन, हालांकि सरकार प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसे कई सारे स्कीम से वित्तीय समावेशन के प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी काम किया जाना बाकी है। अब दोस्तों देखिए, हम लोग गरीबी के परिणाम पे देखते हैं। हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले गरीबी होगी तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का आप पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से देश के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। फिर किसी भी व्यक्ति का गरीबी के कारण प्रॉपर तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सही से उसको न्यूट्रिशन या फिर पोषण नहीं मिलेगा। कुछ और भी चिंताजनक विषय हैं, जैसे कि बाल श्रम। गरीबी की वजह से व्यक्ति अपने बच्चों को कार्य पे भेज देते हैं, काम पे भेज देते हैं, जबकि उस उम्र में उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसकी वजह से उनमें स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती और बड़े होकर भी उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। फिर कई लोग गरीबी से ग्रस्त होकर डकैती और इस प्रकार के गलत रास्ते अपना लेते हैं, नशीली दवाइयों की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अब बात आती है सरकार क्या कर रही है इतनी बड़ी समस्या के समाधान के लिए। तो हमने कई सारे स्टेप्स लिखे हैं सरकार के, जो आप अपने उत्तर में अगर लिख देंगे तो उत्तर आपका बहुत एनरिच्ड, बहुत बेहतर बन पाएगा। देखिए, सरकार द्वारा उठाए गए कदम में सबसे पहले रोजगार सृजन से संबंधित बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से। इसमें मनरेगा, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इस प्रकार की स्कीम चलाई जा रही हैं। फिर दूसरी बात, हम लोग पोषण से संबंधित कार्य कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं। उसके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हमने शुरू किया है, पोषण अभियान शुरू किया है, मिड डे मील योजना शुरू की है। फिर स्वास्थ्य भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पॉवर्टी के लिए, तो उसके लिए आयुष्मान भारत जैसी स्कीम शुरू की है, मातृत्व सहयोग योजना शुरू की है। फिर सोशल सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आदमी अगर कहीं काम कर रहा है तो क्या उसके पास कुछ सामाजिक सुरक्षा के उपकरण हैं। तो अटल पेंशन योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जैसे जो प्रोग्राम्स हैं वो इसमें मदद करते हैं। फिर वित्तीय समावेशन को टारगेट करने के लिए, सभी लोगों के बैंक खाते खुलाने के लिए, सभी को फॉर्मल फाइनेंशियल नेटवर्क में जोड़ने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना भी शुरू की थी। तो इस प्रकार से हमने छोटे से एरिया में सरकार की विभिन्न योजनाएं लिखी और ये लिखा कि अलग अलग सेक्टर्स को सरकार टारगेट करके किस प्रकार पूरे लेवल पे पॉवर्टी को टारगेट कर रही है। तो दोस्तों, अपने आज के लेक्चर में हम यहीं तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन रखेंगे। आगे के लेक्चर में इसके आगे के सवाल डिस्कस करेंगे। पूरे लेक्चर में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।